भारत के शासक के इतिहास की ये तीसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। अगले दो एपिसोड में मैंने 1977 से लेकर 1979 तक की जो गतिविधियां थी उसके बारे में कुछ बातें रखी। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी जब सरकार बनी तो एक तरीके से भानुमति का पिटारा थी। इंदिरा जी के प्रखर विरोधी गुजरात के मोरारजी देसाई उस सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं। गृह मंत्री पद राष्ट्रीय क्रांति दल के नेता चौधरी चरण सिंह को दिया जाता है। विदेश मंत्री पद भारतीय जनसंघ के लेकिन जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाता है। बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस श्रम मंत्रालय में थे। यानी कि हर एक अलग अलग विचारधारा के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। जयप्रकाश नारायण और जे.बी. कृपलानी ने आपातकाल के बाद में परिवर्तन आंदोलन चलाया और एक नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। आपातकाल में जो गलतियां हुई थी, देश की जनता बदलाव चाहती थी और जनता पार्टी को 295 सीट मिली। चुनाव जनता मोर्चे के नाम से लड़ा गया, बाद में बनी जनता पार्टी। जब परिणाम आ गया, सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन हुआ उसका नाम दिया गया जनता पार्टी और 295 सीट लेकर सरकार चलने लगी। लेकिन इन लोगों को इंदिरा हटाओ तो हटाना था तो हटा दिए। लेकिन अब देश को बचाना था। देश को कैसे बचा पाते? क्योंकि किसी को देश चलाना आता ही नहीं था। तीन मुख्य नेता, मोरारजी देसाई जिनको प्रधानमंत्री पद मिल चुका था, चौधरी चरण सिंह जो गृह मंत्री थे, उनकी राजकीय महत्वाकांक्षा थी, और तीसरे बाबू जगजीवन राम जो रक्षा मंत्री थे, उनकी भी राजकीय महत्वाकांक्षा थी। हर एक को प्रधानमंत्री बनना था। तो सरकार में देश के चलाने के लिए कोई योजना, कोई विजन, कोई दर्शन जब नहीं हो तो आंतरिक खींचातानी चलने लगी। इससे क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई। इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, मुद्रास्फीति का दर बढ़ा। वेतन भोगी जो कामदार थे, वेतन वृद्धि के लिए आए दिन चक्का जाम होने लगे। आलू और प्याज के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए। तो देश में एक असंतोष का वातावरण धीरे धीरे पैदा हो रहा था। कैसे कंट्रोल किया जाए स्थितियों को, ये किसी को मालूम नहीं था। एकमात्र भारतीय जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी जो चुपचाप अपना काम करते रहे, वो विदेश मंत्री थे। सन 1978 में उन्होंने यूनो में जाकर हिंदी में भाषण दिया। ये इनका जो कदम था कि यूनो में इंग्लिश की बजाय हिंदी में भाषण देना। हिंदी बेल्ट में अटल बिहारी वाजपेयी की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन आलू और प्याज के भाव बढ़ते गए। इंदिरा जी ने 1980 के चुनाव में इसी आलू और प्याज को लेकर हर जगह पे तकरीबन हर रोज़ आलू और प्याज का जिक्र किया, उसके भाव का जिक्र किया। ये मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति काफ़ी खराब हो गई थी। अर्थशास्त्री जो अंदाज़ा लगाते 18% के करीब करीब मुद्रास्फीति हुई थी। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट। आपको सही कम शब्दों में समझ में आ जाए ऐसे शब्द में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि 2025 में 1 लाख रुपये में आप जितनी चीज़ें ले रहे हैं उससे ज़्यादा चीज़ें 2024 में आपको मिल रही थी। यानी कि
2024 में 1 लाख रुपए में आपको जितनी चीज़ें मिली, क्या 2025 में उतनी ही चीज़ें मिल रही है? तो वो रेट नॉर्मल जो होता है 6-7% का फ़र्क आना चाहिए। एक साल के अंदर 6-7% की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। दूसरे अल्फाजों में समझिए कि अगर जनवरी 2024 में एक न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप है और 10 साल के अंदर के 2 बच्चे हैं, पति पत्नी और 10 साल के 2 बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली का पूरा घर का खर्चा जनवरी 2024 में 30,000 रुपये में हो जाता है। लेकिन जनवरी 25 के अंदर अगर 30,000 की जगह पर 35,000 की ज़रूरत पड़ती है तो 5,000 जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं ये मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन रेट है। जनरली ये जो गिना जाता है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, छूटक जो चीज़ों के दाम होते हैं जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें, ईंधन यानी कि घर में जो गैस चलता है, घरेलू गैस, पेट्रोल डीजल के जो दाम होते वो, यानी खाने पीने की चीज़ें आ गई, गैस की कीमतें आ गई, उसके बाद में कपड़े की कीमतें आ गई, और चौथी दवाइयों के पीछे जो खर्च होता है वो, ये 4 चीज़ें मिलाकर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है। यानी खुदरा खरीदी कीमतों में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो एक देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उसमें क्या चढ़ उतर हो रही है, उसको भी मिलाया जाता है। तीसरा ये देखा जाता है कि बाज़ार में देश की जो करेंसी है वो कुल कितनी मात्रा में। मिसाल के तौर पे जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई तो वो करीब करीब 19 लाख करोड़ के आसपास उस वक्त में करेंसी हमारे पास थी, लेकिन आज 23 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये सारे आंकड़े के मिलाने के बाद में इन्फ्लेशन रेट निकलता है। अमेरिका के अंदर ये 3% के करीब करीब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी 6% से 8% के बीच में बता रही है, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखो, सही तरीके से आकलन करो, तो जो अर्थशास्त्री है वो अभी भी 13 से 14% का इन्फ्लेशन मानकर चलते हैं। तो उस वक्त में चीनी के दाम 10 गुना हो गए, प्याज के दाम 10 गुना हो गए, आलू के प्याज ज़्यादा भाव बढ़ गए। तो ये जो दाम में बढ़ोतरी हुई, लोगों का रहन सहन महंगा हो गया, तो लोग आमदनी के लिए जो वेतन कामदार लोग थे उन्होंने उसका आंदोलन चालू कर दिया, जगह जगह पर चक्का जाम होने लगे, व्यापारियों का बाजार बंद होने लगे। तो मामला ये आया कि लोगों में असंतोष फैला। इंदिरा जी ने जब देखा कि इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है, तो जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया, चौधरी चरण सिंह को उन्होंने समर्थन दे दिया और वापस खींच के सरकार को गिरा दी। सिर्फ 21 दिन के अंदर 21 दिन के लिए समर्थन दिया, मोरारजी देसाई की सरकार को तोड़ा, चौधरी चरण सिंह की सरकार को स्थापित किया और 21 दिन के बाद उसको भी गिरा दिया। आम चुनाव आए। 1980 के अंदर इंदिरा जी ने चुनाव जीत लिया। ये इनकी राजनीति में आने के बाद की 5वीं सबसे बड़ी उपलब्धि या जीत मानी गई। पहले 4 राजनीतिक कदम क्या उठाए थे जब उन्होंने जीत उन्होंने दर्ज की थी। जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ 1964 में। उनके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री देश के प्राइम मिनिस्टर बने। 1966 में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो समझौता होना था रशिया के अंदर ताशकंद में, जिसको ताशकंद करार के नाम से जाना जाता है, वो ताशकंद करार करने के बाद में जब शास्त्री जी वापस लौट रहे थे, विमान दुर्घटना में उनका देहांत हुआ। अब कांग्रेस में इतने सारे नेता थे, खास करके मोरारजी देसाई को 1966 में ही प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन बाकी सारे नेताओं ने भी एक दूसरे का अपोज किया, कोई आमराई नहीं बन रही थी। तो इंदिरा जी की उस वक्त में गूंगी गुड़िया के नाम से उनको गूंगी गुड़िया माना जाता था कि राजनीति में ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन पानी जब शांत होता है तो ज़्यादा गहरा होता है। कांग्रेस के नेताओं ने सोचा कि अभी
एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जवाहरलाल नेहरू की बेटी को प्रधानमंत्री पद पर बैठा देते हैं। फिर हम तय कर लेंगे कि कौन बैठेगा, तो बाद में इनको हटा के हम बैठ जाएंगे। तो 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद में इंदिरा गांधी ने सरकार और पक्ष दोनों पे अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। अब जो लोग ये समझ रहे थे नेता कि इंदिरा गांधी हमारे कहने पर चलेगी, तो वो तो खुद ब खुद अपने डिसीजन लेने लगी। 1967 में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पार्टी की कमान वही संभालेगा जो चुनाव में जीतेगा। पार्टी के कांग्रेस के आंतरिक चुनाव होंगे। इंदिरा जी ने पार्टी के आंतरिक राजकारण को इस तरह से मैनेज किया कि निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई की जगह पे निजलिंगप्पा को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। ये इनकी दूसरी जीत थी। तीसरा मामला आया राष्ट्रपति पद के चुनाव का। राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए कांग्रेस पक्ष ने नीलम संजीव रेड्डी का नाम आगे किया। कांग्रेस पक्ष ने नीलम संजीव रेड्डी को आधिकारिक तौर पे उम्मीदवार बनाया। इंदिरा जी ने वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उनसे पर्चा भरवा दिया। अब यह मामला फंसा। कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा जी के समर्थन से स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी। उस वक्त इंदिरा जी ने सभी मुख्यमंत्री और सभी सांसदों से कहा, अंतरात्मा के आवाज़ के मुताबिक आप लोग वोट डालें। गुप्त मतदान हुआ और मतदान का जब परिणाम आया तो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे और वीवी गिरी इंदिरा जी के समर्थन से चुनाव जीते। ये इंदिरा गांधी की तीसरी बड़ी राजनीतिक जीत थी। इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम यह है कि अगले ही साल कांग्रेस पक्ष के दो भाग हो गए, विभाजन हुआ। कांग्रेस ओ, ऑर्गेनाइजिंग संस्था कांग्रेस, और एक कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी की कांग्रेस। उसके बाद में 9 राज्यों के चुनाव आए। विधानसभाओं के चुनाव के अंदर कांग्रेस हारी, खासकर पंजाब, हरियाणा, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पर कांग्रेस चुनाव हारी और देश में पहली बार क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में आई। ये इसलिए हुआ कि कांग्रेस के नेताओं दो विभाग के अंदर जब बढ़ गए, एक कांग्रेस ओ में चला गया और एक इंदिरा जी के साथ में रहा, उसका सीधा असर चुनाव में दिखा। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी ने भले ही राज्यों में सत्ता हासिल की हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कांग्रेस उसका कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। 1971 के चुनाव आए, इंदिरा गांधी ने वो चुनाव आसानी से जीत लिए और 1 साल के बाद में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इंदिरा जी ने वहाँ पे भी देश को जीत दिलाकर एक बड़ी राजनीतिक सिद्धि को हासिल किया। 1972 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद फिर से देश में जब विधानसभा के चुनाव आए, कांग्रेस ने सभी चुनाव जीते। उसके बाद का इतिहास मैंने आपको बताया। राजनारायण ने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी 1975 के एंड में, शुरुआत में,
जब इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया और उन्हें 6 साल के लिए संसद में आने के लिए प्रतिबंधित किया, तब जाकर देश में आपातकालीन स्थितियां खड़ी हुई, आपातकाल लगा। आपातकाल उठने के बाद 1977 में कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हारी, इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हारी। तब एक मर्तबा इंदिरा गांधी ने तय कर लिया था कि राजनीति से वो संन्यास लेगी। रामचंद्र गुहा की किताब में इसका जिक्र मिलता है। नेपाल के राजा ने राज्याश्रय देने की भी बात कही थी, लेकिन 1977 के बाद में राजनीति से करीब करीब गायब होने वाली इंदिरा जी वापस आई। वापस आने की वजह थी बिहार में हुई हिंसा। बिहार में जब हिंसा हुई तो राजनीति में वापस आने का इंदिरा गांधी ने फैसला किया, बिहार का दौरा किया। उसके बाद में 1978 में जब चिकमंगलुरु में उपचुनाव हुए तो वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की। लेकिन पहले ही दिन जब संसद से निष्कासित किया और उन्हें जेल डाला गया तो ये देश की जनता को ठीक नहीं लगा। इंदिरा जी ने जेल से बाहर आने के बाद में मोरारजी देसाई की सरकार को गिराया, चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिरा दिया, और फिर से जब चुनाव आए तब 33 महीने के अंदर देश की जनता ने महसूस किया था कि उन्होंने जनता पार्टी को चुन के गलती की थी। एक, आलू प्याज के दाम बढ़ गए थे, जितना वेतन कामदारों को मिल रहा था उतने में से उनका जीवन निर्वाह नहीं हो रहा था, रोजगारी की किल्लत थी, बाजार में सब चीज़ें मिल नहीं रही थी, जो चीज़ें मिल रही उसके दाम बहुत ज़्यादा थे, इनको देश चलाना नहीं आता है, ये साबित हो चुका था। 1980 के अंदर इंदिरा गांधी ने फिर से जब उन्होंने ये नारा दिया, उन्होंने ये बात कही, चुनो उसे जिसे देश चलाना है, सरकार चलाना है। अब 1980 के चुनाव में एक दिलचस्प कहानी दिल्ली लोकसभा सीट की है। 3 जनवरी 1980 को दिल्ली में मतदान हुआ। यहाँ पे 2 उम्मीदवार थे। जनता पार्टी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस ने 1977-78 में लोक विपक्ष के जो नेता थे इनके, सीएम स्टीफन जो केरला के थे, मलयाली थे, उनको केरल से लाके नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने खड़ा कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों को यही लगता था कि ये चुनाव बिल्कुल आसान है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता बढ़ी थी। जब उन्होंने यूनो में हिंदी में भाषण किया था तो हिंदी बेल्ट में उनकी लोकप्रियता थोड़ी बड़ी थी, लोग उनको जानते हुए थे। और सीएम स्टीफन को हिंदी बोलना नहीं आता था, वो धोती कुर्ता पहनते थे, मलयाली बोलते थे, तो एक आसान चुनाव था। लेकिन हुआ क्या कि सीएम स्टीफन ने पर्चा भरने के बाद में धोती कुर्ता पहने जब वो मलयाली में भाषण करते थे तो उसका हिंदी तर्जुमा होता था। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मिंटो रोड, सुपर बाज़ार, गोल मार्केट, लोधी मार्केट, लोधी रोड, ये सब एरिया के अंदर काफ़ी सभाएं कर चुके थे। उसके बाद में एंट्री होती है सीएम स्टीफन की। सीएम स्टीफन ने नई दिल्ली में बसने वाले सरकारी कर्मचारी और कंपनियों में काम करने वाले वाइट कॉलर जॉब वाले वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश की, कि जो वहाँ पे नई दिल्ली लोकसभा सीट के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता था। धीरे 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 सीएम स्टीफन की पेठ बढ़ने लगी, उनकी सभाएं सक्सेस होने लगी। अब वाजपेयी को लगा कि चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है। वाजपेयी ने प्रेस क्लब जाना चालू कर दिया। मिंटो प्रेस में जो कर्मचारी काम करते थे उनसे भी वो मिलने गए।
और जो चुनाव एक तरफा होने जा रहा था उसको बराबरी पे स्टीफन ने ला दिया। अब जब रिजल्ट आया तो चौंकाने वाला था। अटल बिहारी वाजपेयी हारे नहीं थे, लेकिन सीएम स्टीफन ने आलू प्याज की बातें निकाली थी। और जब वो लोकसभा में एक मर्तबा प्याज की माला पहनकर मोरारजी देसाई का विरोध करने गए थे, संसद में जनता पार्टी की सरकार का खुलकर विरोध करते थे, सड़कों पर उन्होंने विरोध किया, लोगों ने उनको भी सराहा। अब जब परिणाम आए तो वाजपेयी को 94,098 वोट मिले, जबकि सीएम स्टीफन को 79,053 वोट मिले। कुल 5,045, जो कि एक लोकसभा में काफ़ी कम मार्जिन की जीत मानी जाती है, हारते हारते बचने वाली कंडीशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने वो चुनाव जीता। लेकिन वाजपेयी का ये दिल्ली में पहला और आखिरी चुनाव था। उसके बाद में वो पहले ग्वालियर से लड़े, उसके बाद में वो लखनऊ चले गए और लखनऊ से उन्होंने आखिर तक में वहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ा। सीएम स्टीफन के हार जाने के बाद में इंदिरा जी की लोकसभा में सरकार तो बनी थी, संसद में वो बहुमत में थी। कर्नाटक के गुलबर्गा में लोकसभा का उपचुनाव आया। अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस सीट से सांसद है, उसी सीट से सीएम स्टीफन को चुनाव लड़ाया गया। वो वहाँ से चुनाव जीतकर वापस सदन में आए। सदन में आने के बाद में इंदिरा गांधी जी ने उन्हें संचार मंत्री बनाया था, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। तो ये कहानी थी 1977 से लेकर 1979 तक की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं की। अगले एपिसोड में हम 1980 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी की सरकार कैसे चली, क्या उपलब्धियां थी, क्या कमजोरियां थी, और उस वक्त में प्रमुख राजनीतिक घटनाएं क्या हुई, उसके ऊपर चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। अब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। जय हिंद।